हे गाइस, देखिए अपन बात कर रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 8 में भाग 3 के बारे में। जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और जो पांचवा चैप्टर है यहाँ से लेकर उद्योग तक, ये चैप्टर अपन बात कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर जो 10 आपका है राजस्थान में कला एवं संस्कृति तक। तो देखिए आपका छठा जो चैप्टर आपको इसमें दे रखा है परिवहन एवं पर्यटन। उसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। किसी क्षेत्र की रक्त वाहिनियाँ कहा जाता है, तो किसी भी क्षेत्र की रक्त वाहिनियाँ किसको कहते हैं? परिवहन को कहते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन कौन से महानगर शामिल हैं? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ये महानगर शामिल हैं। स्थल पर लंबी दूरी की यात्रा के लिए कौन सा परिवहन सबसे सस्ता होता है? तो रेल परिवहन सबसे लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए सबसे सस्ता होता है। भारत में प्रथम रेल कब और कहाँ पर चली थी? तो सबसे पहले भारत में रेल जो है वो 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। ठीक है। राजस्थान में पहली रेल यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 1874 में हुई थी, बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट के बीच में। राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6000 किलोमीटर है। राजस्थान में कितने रेलवे जोन हैं? तो 2 रेलवे जोन राजस्थान में है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। राजस्थान में कुल कितने रेलवे मंडल हैं? तो 5 रेलवे मंडल है राजस्थान में, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। राजस्थान में जयपुर में मेट्रो की शुरुआत जून 2015 से की गई है। राजस्थान का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा, जयपुर का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर के डबोक में है। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में है। देखिए ये आपका जो राजस्थान का परिवहन है ये आपके सिलेबस में साफ साफ मोटी मोटी हेडिंग में लिखा गया है। तो राजस्थान का परिवहन में ये सारी चीज़ें आती हैं। सड़क परिवहन, वायु परिवहन, हालांकि जल परिवहन तो राजस्थान में है नहीं, लेकिन सड़क परिवहन और वायु परिवहन आप ध्यान से देखना, एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर के डबोक में है। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में है। घड़ियाल और मगरमच्छ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य चंबल अभ्यारण्य है। पहले सोन हिल्स रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक चली थी। राजस्थान के किन किन जिलों में पहले सोन हिल्स रेलगाड़ी चलती है? तो जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और भरतपुर जिलों में चलती है। पेइंग गेस्ट योजना पर्यटन विभाग से संबंधित है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, पतंग महोत्सव जयपुर में, कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद में, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, इसके अलावा थार महोत्सव आपका बाड़मेर में मनाया जाता है। उदयपुर में आपका मेवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। अब देखिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 7। देखिए चैप्टर नंबर जो 7 है उसमें आपको विकास योजनाएं दे रखी हैं, और ये जो विकास योजनाएं हैं ये कृषि से संबंधित योजनाएं हैं। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं हैं और आपकी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं। लेकिन ये जो योजनाएं हैं वो थोड़ी सी आपकी पुरानी हो चुकी हैं। हालांकि ये राजस्थान बोर्ड की किताबों में आपको योजनाएं दे रखी हैं और आपके सिलेबस में भी साफ साफ मेंशन कर रखा है कि राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं, भारत और राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी आपके सिलेबस में है। लेकिन ये योजनाएँ थोड़ी सी पुरानी हो चुकी हैं। एग्ज़ाम में संभावना है कि आपकी 2022 इसके अलावा 21 और 2020 में जो भी योजनाएं संचालित हुई हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप होने की संभावना है। लेकिन फिर भी अगर आप इन योजनाओं को पढ़ना चाहते हैं चैप्टर नंबर 7 में, तो इसकी जो PDF है वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा। सुनील प्रचार सर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, क्योंकि ये योजनाएं आपके एग्जाम में पूछने की संभावनाएं कम है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है तो आप वहाँ से टेलीग्राम से इनको डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए अपन चैप्टर नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। हालांकि मैं आपकी राजस्थान की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं इसके लिए अलग से एक वीडियो ले आऊँगा। जितनी भी योजनाएं संचालित हैं वर्तमान में लगभग 50 से 55 योजनाएं हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना है, तो उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 8 आपको दे रखा है जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। तो देखिए बुधान आंदोलन, तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा बुधान आंदोलन शुरू किया गया था। बुधान आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के तिरुचपल्ली से बुधान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बुधान आंदोलन किससे संबंधित है? तो जमीनी स्वामित्व की विषमता दूर करने से संबंधित है बुधान आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे के अपील पर राजस्थान में किस जिले में बुधान आंदोलन चलाया गया था? तो नागौर में चलाया गया था। राज्य सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया था? तो ग्रामदान अधिनियम 1971 पारित किया था। आज़ादी के समय राजस्थान में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो आज़ादी के समय राजस्थान में लगभग 75% जो जनसंख्या है वो आपकी कृषि पर निर्भर थी।
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में लागू हुआ था। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में लागू हुआ था। संविधान में अनुच्छेद जो 17 है उसका संबंध छुआछूत से है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अस्पृश्यता बोल दो या फिर उसको छुआछूत बोल दो, एक ही बात है। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया था? तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पारित किया था। ये लाइन किसने कही थी कि आप किसी राष्ट्र में महिला की स्थिति देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कथन कहा गया था। 1951 में महिला साक्षरता 2.51% थी। हालांकि 1951 वाला आंकड़ा है वो फिलहाल नहीं पूछा जाएगा। 2011 की जो जनगणना है उन्हीं में से आपका, चाहे वो आपकी साक्षरता दर पूछ ले, इसके अलावा आपकी महिला को जो पुरुष के साथ जनसंख्या अनुपात है वो भी पूछा जा सकता है। लेकिन जो भी आपके एग्जाम में दे रखे हैं, अगर मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा तो फिर आप कमेंट करेंगे कि आपने आंकड़े छोड़ दिए, इसलिए मैं हर एक आंकड़े को यहाँ पर इंक्लूड करते हुए चल रहे हैं। 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता, ये इंपॉर्टेंट है, 52.10%। राजस्थान में महिला आयोग का गठन किया गया था 15 मई 1999 को। महिला आयोग में कुल सदस्य होते हैं, तो देखिए एक अध्यक्ष और 3 अन्य महिला, यानी कि टोटल 4 सदस्य इसमें होते हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है। सबला योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, ये सबला योजना की फुल फॉर्म होती है। सबला योजना में लाभार्थी कौन होता है? तो 11 से लेकर 18 वर्ष की महिला जो कि विद्यालय नहीं जाती है या जिन्होंने बीच में ही विद्यालय छोड़ दिया है, वो सबला योजना में लाभार्थी होती हैं। एक अभियान चला गया था, एक योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसकी शुरुआत 2015 में घटते हुए लिंगानुपात को ध्यान में रखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम, तो ये 1956 में बना था। दहेज निषेध अधिनियम कौन सा अधिनियम है? तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 बना था। ईवीएम मशीन में अधिकतम कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जाता है? तो अधिकतम 16 उम्मीदवारों को वोट दिया जाता है। नोटा की फुल फॉर्म क्या होती है? नन ऑफ द अबव, ये नोटा की फुल फॉर्म होती है। चुनाव के लिए मतदान दल का गठन किया जाता है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा चुनाव करवाते समय मतदान दल का गठन किया जाता है। प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, तो प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? आपका जिला कलेक्टर होता है। VVPAT की फुल फॉर्म होती है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। VVPAT में मतदान के द्वारा पर्ची कितने समय तक दिखाई देती है? तो 7 सेकंड तक ये दिखाई देती है। सूचना के अधिकार के लिए राजस्थान के किस जिले के मजदूरों ने आंदोलन किया था? तो राजसमंद जिले के भीम तहसील के देवडूंगरी के मजदूरों ने सूचना के अधिकार के लिए राजस्थान में आंदोलन हुआ था। इस मांग को पूरा करने के लिए राजस्थान में कौन सा कानून बनाया गया था? तो सूचना का अधिकार कानून बनाया गया था। सूचना का अधिकार कानून कब बना था? तो सन 2000 में बना था। और सूचना का अधिकार कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आपका राजस्थान है, वो देश का पहला राज्य है। सूचना का अधिकार, भारत सरकार ने सूचना के अधिकार कानून के रूप में कौन सा कानून लागू किया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया था। सूचना का अधिकार कानून 2002 में बना था, लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ था। RTE 2009, ये तो आपसे सिलेबस में अलग से भी इसको मेंशन कर रखा है। RTE 2009 के आधार पर राजस्थान में कौन सा कानून बनाया गया था? तो राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010, जो कि 2011 में लागू हुआ था, ये बनाया गया था। देखिए लागू कब हुआ था? ये 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ था। यह अधिनियम किस आयु के बच्चों पर लागू होता है? तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके ऊपर यह RTE कानून लागू होता है। यह अधिनियम किस कक्षा की पढ़ाई के लिए उपयोगी है? तो 6 से 14 वर्ष, यानी कि पहली कक्षा से लेकर आपकी जो 8वीं कक्षा है, यानी कि आरंभिक जो शिक्षा है उसकी पढ़ाई से संबंधित होता है। निजी स्कूलों में कमज़ोर और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए RTE एक्ट के दिन कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो 25% सीटें आरक्षित हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के द्वारा बाल अधिकार समझौते को कब पारित किया गया था? तो 20 नवंबर 1989 को पारित किया गया था। भारत ने इस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर 1992 में किए थे। राजस्थान में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सी है? तो 1098, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 1098 है। राजस्थान में जनसामान्य की समस्याओं को दर्ज करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया था? तो राजस्थान संपर्क पोर्टल शुरू किया गया था। सिटीजन कॉल सेंटर 181 है। रेनसमवेयर, ये क्या है? ये कंप्यूटर का वायरस होता है। मालवेयर, ये भी एक कंप्यूटर का वायरस का प्रकार है। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग भी एक तरीके की आपकी ऑनलाइन जो ठगी है उसको फिशिंग कहा जाता है। इसके अलावा
स्पूफिंग जो है वो व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए ठगी करना, इसको स्पूफिंग बोलते हैं। कई बार आपके पास में कॉल आता होगा जिसमें आपके एटीएम या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल है वो आपसे पूछी जाती है केवाईसी करने, तो वो इसको स्पूफिंग के अंतर्गत अपन मानते हैं। अगर किसी के साथ ऑनलाइन ठगी हो तो वह अपनी शिकायत कहाँ पर दर्ज करा सकता है? तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के ऊपर वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। स्वीप का फुल फॉर्म क्या होती है? तो स्वीप की फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। ये स्वीप की फुल फॉर्म होती है। देखिए आपका 9 नंबर जो चैप्टर आपको दे रखा है, ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन, किस संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? तो 73वां जो संविधान संशोधन जो कि 1993 में है, उसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। 73वें संविधान संशोधन में किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय ढांचे को बारे में बताया गया? तो 11वीं अनुसूची में बताया गया है। ग्राम पंचायत के अधीन कितने कार्य बताए गए हैं? तो 29 कार्य ग्राम पंचायत के अधीन बताए गए हैं। ग्राम पंचायत में कौन होता है? तो सरपंच होता है और ग्राम विकास अधिकारी होता है। पंचायत समिति में कौन होता है? तो प्रधान होता है और खंड विकास अधिकारी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। जिला परिषद में कौन होता है? जिला प्रमुख होता है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको सीईओ के नाम से जानते हैं। लोकतंत्र की प्रथम इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई है। ग्राम पंचायत केंद्र से मिलकर बनी होती है। तो ग्राम पंचायत आपकी वार्ड पंच है, उप सरपंच है और सरपंच से मिलकर बनी होती है। ग्राम पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग का दायित्व है ग्राम पंचायत के चुनाव को संपन्न करवाना। ग्राम पंचायत का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत में प्रत्येक माह में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो प्रत्येक माह में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है आपकी पंचायत समिति। जो त्रिस्तरीय पंचायत समिति जो आपकी व्यवस्था है उसमें बीच वाला जो स्तर है उसको पंचायत समिति, निम्नतम स्तर आपका ग्राम पंचायत होता है और उच्चतम स्तर आपका जिला परिषद होता है। तो ये बीच की कड़ी होती है पंचायत समिति। प्रधान और उप प्रधान का चयन होता है। तो निर्वाचित सदस्यों में से ही प्रधान और उप प्रधान का चयन होता है। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायती राज व्यवस्था में शीर्ष स्तर की संस्था आपकी जिला परिषद होती है। जिला स्तर पर विकास योजनाएं कौन बनाती है? तो जिला परिषद का कार्य होता है। ग्राम पंचायत के आय के क्या क्या स्रोत हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भवन कर है, वाहन कर है, क्रय विक्रय कर है और बाजारों से जो प्राप्त आय है वो ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत होता है। इसके अलावा राजस्थान सरकार और जो राज्य सरकारें होती हैं आपकी, वहाँ से भी आय इनको मिलती है। पंचायत समिति का आय का साधन क्या होता है? स्थानीय कर शुल्क से प्राप्त आय, राज्य सरकार से प्राप्त जो अनुदान है वो पंचायत समिति को आय मिलती है जिससे वो विकास कार्यों में खर्च करती है। जिला परिषद को आय केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त अनुदान, पंचायत समिति से की जाने वाली वसूली और राजस्व का प्राप्त निश्चित हिस्सा जिसे जिला परिषद को आय प्राप्त होती है। ग्राम सभा की बैठक कब मनाई जाती है? तो प्रत्येक 3 माह में एक बार जो ग्राम सभा है उसकी बैठक बुलाई जाती है। ग्राम सभा की बैठक किस तारीख को होती है? तो ये 26 जनवरी को होती है, 1 मई को होती है, इसके अलावा 15 अगस्त को होती है और 2 अक्टूबर। देखिए 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को तो आपको वैसे भी याद रह जाएगा क्योंकि 2 अक्टूबर है वो गांधी जयंती है, ये आपका स्वतंत्रता दिवस है, ये आपका गणतंत्र दिवस है। तो 1 मई डेट आपको ध्यान में रखनी है और ग्राम सभा है उसकी बैठक इन तारीखों को होती है। ग्राम न्यायालय एक्ट पारित हुआ था, तो ये 2008 में पारित हुआ था। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो जयपुर के बस्सी में स्थापित किया गया था। नगर निगम के लिए क्या नियम है? तो जहाँ 5 लाख से ज़्यादा जनसंख्या और सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा है वहाँ पर नगर निगम बनाया जाता है। जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से कम होती है वहाँ पर नगर परिषद बनाया जाता है और जहाँ की जनसंख्या 15,000 से ज़्यादा और 1 लाख तक होती है वहाँ पर नगर पालिका का गठन किया जाता है। नगर निगम का जो अध्यक्ष है उसको महापौर या मेयर कहते हैं। नगर परिषद का जो अध्यक्ष है उसको सभापति कहते हैं। नगर पालिका का जो अध्यक्ष है उसको नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं। किस संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 74वां संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब देखिए बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 10 राजस्थान में कला एवं संस्कृति। तो बूंदी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राव बरसिंह के द्वारा 1354 में बूंदी दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। किस दुर्ग में छत्रसाल महल, यंत्रसाल, अनुरोध महल बना हुआ है? तो बूंदी दुर्ग में बना हुआ है। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सूरजमल ने करवाया था। मिट्टी का दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग को कहते हैं। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में बना हुआ है।
जालौर दुर्ग में कितने प्रवेश द्वार हैं? तो 4 प्रवेश द्वार हैं। जालौर दुर्ग का निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार राजा दारावर्ष और मुंज परमार के द्वारा करवाया गया था। राजस्थान का कौन सा दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ी के ऊपर है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। गोमुख कुंड किस दुर्ग में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गोमुख कुंड स्थित है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है। विजय स्तंभ 9 मंजिला एक भवन है। भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश विजय स्तंभ को कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कुंभलमेर के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो महाराणा कुंभा के द्वारा इसको वर्तमान स्वरूप दिया गया था। महाराणा कुंभा ने किस शिल्पी के नेतृत्व में कुंभलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, मंडन के नेतृत्व में, यानी मंडन वो शिल्पी था जिसके नेतृत्व में महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। नीलकंठ महादेव का मंदिर कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। जाली भाव बावड़ी और मामादेव कुंड ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का उच्च भाग कटारगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। आमेर दुर्ग में किसके शासनकाल में स्थापत्य कला की ये विशेषताएं थी? तो महाराजा मान सिंह के कारण आमेर दुर्ग में स्थापत्य कला को बढ़ावा मिला था। गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर है? तो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में बना हुआ है, जो कि जल या ओदुक दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सा दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? तो गागरोन दुर्ग माना जाता है। जगदीश मंदिर आपका उदयपुर में है, जिसको सपनों में बना हुआ मंदिर भी कहते हैं। सहस्त्रबाहु का मंदिर नागदा उदयपुर में है। अंबिका माता का मंदिर है वो जगत गाँव उदयपुर में है, जो कि कंगना रनौत की कुलदेवी भी है। श्रीनाथ जी का मंदिर है वो नाथ द्वारा राजसमंद में है, वल्लभ संप्रदाय की ये पीठ है। एकलिंग जी का मंदिर है वो उदयपुर में बप्पा रावल के द्वारा कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। ऋषभदेव का जैन मंदिर है, ये भी आपका उदयपुर में है। चार भुजानाथ का मंदिर ये गढ़बो राजसमंद में है। देलवाड़ा के जैन मंदिर ये माउंट आबू पर्वत सिरोही में है। रणकपुर के जैन मंदिर पाली में है, मथाई नदी के किनारे 1444 खम्भों या स्तंभों का वन भी इसको कहा जाता है। केराड़ू के जो मंदिर हैं वो बाड़मेर में है, जिसको राजस्थान का खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर जो है वो आपको अलग से भी आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओसिया के मंदिर हैं वो आपके जोधपुर में है। बारडोली का जो शिव मंदिर है वो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। भिंड देवरा का जो मंदिर है वो बारा में है, जिसको हाड़ौती के खजुराहो के नाम से भी जानते हैं। कंसवा महादेव का जो मंदिर है वो आपका कोटा में है। कमलेश्वर महादेव का मंदिर है वो बूंदी में है। सूर्य मंदिर, देखिए वैसे सूर्य मंदिर राजस्थान में कई हैं, लेकिन आपको जो ऑप्शन दिया जाता है उसी के आधार पर इसका आपको आंसर करना होता है, क्योंकि सूर्य मंदिर है वो आपका ओसिया जोधपुर में भी है। तो सूर्य मंदिर आपको जो इस आपकी बुक में दे रखा है वो आपको जादरा पाटन झालावाड़ वाला दे रखा है। मिट्टी की फड़ बनाई जाती है, तो ये मोलेला गांव राजसमंद जिले में मिट्टी की फड़ का कार्य किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो कक्षा 8 है उसमें आपके जो 10 चैप्टर आपको दे रखे हैं कंप्लीट अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन कक्षा 9 शुरू करेंगे। 9 में राजस्थान अध्ययन की जो भी आपके चैप्टर्स आपको दे रखे हैं उनके इसी तरीके के ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन बात करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिले, और आपका जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा नेक्स्ट वीडियो आपको उतनी ही जल्दी प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग and God bless you all.